आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े-बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, जो बड़े कार्यक्रम हैं, उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो कॉकरोचेस जीत गए, राष्ट्रवादी हार गए। अब ये कॉकरोचेस और राष्ट्रवादी का जो मुकाबला हुआ था, उसमें राष्ट्रवादी जो थे वह केवल ऑब्जर्वर थे, क्योंकि राष्ट्रवादियों ने अपना सारा कार्य जो था वो आउटसोर्स कर रखा था सरकार को, और सरकार जो है वो पूरी तरह से निष्फल साबित हुई। आज मैं कल सॉरी कल जब मैं लाइव कर रहा था आदि अचिंत के साथ में, तो रिकॉर्ड क्वेश्चंस आए। इतने हमारे शो में कभी नहीं आए। लगभग 100 के क्वेश्चन आए हमें। हमने लगभग 50 जो है उसमें से हम उनको ले पाए क्लब करके, और उनमें से कम 40 से 45 ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि साहब क्या हम तो बिल्कुल टूट गए, हम बिल्कुल टूट गए हैं। हमें ऐसी आशा नहीं थी कि इस तरह से इन वामपंथियों के सामने सरकार जो है वो नतमस्तक हो जाएगी। और सरकार ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी जो है वो कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं। मेरुदंड, बिना मेरुदंड की सरकार। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन अब इसको अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इस पूरे कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम में जब तक कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम के बाद भी अमित शाह जी कहीं नहीं दिखाई पड़े। सभी को आश्चर्य हो रहा है कि भाई अमित शाह जी का ना तो कभी कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई वो आगे बढ़ के कुछ करते दिखे, ना उनका कोई इसमें योगदान दिखा। वो ये ज़रूर बातचीत हुई कि साहब की 1-2 बार उनकी जो है वो मुलाकात हुई। और दूसरा, जब ये हो गया, जो उसके पहले तो हमारे आईटी सेल वाले जब बड़े एक्टिव थे साहब, ये इसके इसका मज़ाक उड़ाना, उसका मज़ाक उड़ाना, दीपिका का मज़ाक उड़ाना। लेकिन भाई जब कार्यक्रम हो गया और भाई लोग जो थे वो पीछे हट गए, यानी हमारे सरकार वाले, और उन्होंने कहा कि हाँ, सारी माँगें हमने स्वीकार कर ली। और कोई भी 2-4 स्वीकार ऐसी उल्टी-पुल्टी माँगें दी होती कि साहब कि अमित शाह का रेज़िग्नेशन भी दे दो, तो शायद पता नहीं उसके ऊपर भी कहीं विचार-विचार हो गया होता, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी तो अभी भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह का तो उत्तरदायित्व बनता है, तो अब वो संभवतः अमित शाह का रेज़िग्नेशन माँगेंगे। प्रॉब्लम यही है कि भई लेजिटिमेसी कोई है नहीं कांग्रेस की, और कांग्रेस अगर ज़्यादा उपद्रव करेगी तो कांग्रेस को तो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अब जो है मेरा विश्वास उठ गया है भई, भारतीय जनता पार्टी किस मौके पर जीतती हुई बाजी हार जाए उसका कोई भरोसा नहीं। ख़ास तौर से जहाँ पर स्ट्रीट एक्शन इन्वॉल्व्ड हो। ये इनकी जिसको बोलते हैं ना अकीलीज़ हील, वो निकल के आई। लेकिन हमारा एक भी आईटी सेल वाला जो है वो दिखा नहीं भाई। जैसे ही सरकार ने सरेंडर किया उसके बाद हमारे पूरे आईटी सेल वाले बिल्कुल गायब हो गए। उनका कोई नैरेटिव बिल्डिंग उनका काम है, पैसे लेते हैं, सारे के सारे आईटी सेल के जितने भी लोग हैं, ना केवल पैसे लेते हैं, धंधे करते हैं, सरकार की जो संपर्क में है उनका, तो उसके उसका लाभ उठा के अपने अलग-अलग बिज़नेसेस चलाते हैं, धंधे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डिलीवरी शून्य, डिलीवरी शून्य। आज तक उन्होंने कहीं भी किसी भी तरह की डिलीवरी नहीं दी है, किसी भी नैरेटिव को रोक नहीं पाए हैं। जब रिज़र्वेशन का नैरेटिव बना था 2024 में तब गायब थे। जब 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 नीट प्रोटेस्ट का नैरेटिव बना तब भी गायब, और उसके अतिरिक्त पहले भी जब हुआ है तो हर स्थिति में गायब, हर स्थिति में गायब मिलते हैं। इनसे कुछ होता जाता है नहीं। हाँ, इनको आप दे दीजिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना अवश्य करेंगे। कई बार करेंगे, अनेकों बार करेंगे। यद्यपि यदि आप उनका जो है वो स्ट्राइक रेट देखेंगे तो पाएँगे कि भाई 80% सरकार के साथ में है। लेकिन ये जो है ये आईटी सेलिये, और आईटी सेलिये के से भी बुरी एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं चोटी चाटा। चोटी मतलब
चप्पल होता है बांग्ला में। चोटी चाटा शब्द जो है वो बंगाली है। तो ये जो चोटी चाटा लोग हैं, ये चोटी चाटा लोग वो और भी गए बीते हैं। वो सरकार के हर उल्टे-पुल्टे कदम को वो बिल्कुल कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। अब इसमें भी मास्टर स्ट्रोक है। अमित शाह गायब क्यों थे? मैं जानता हूँ क्यों गायब थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस तरह के सारे निर्णय जो है वो पीएमओ से प्राप्त करती है। पीएमओ का दिल्ली में होना और दिल्ली पुलिस का दिल्ली में होना, वो दिल्ली पुलिस के लिए आत्मघाती बन गया। सही बात ये है। यदि पीएमओ दिल्ली में ना हो तो दिल्ली पुलिस एफिशिएंटली काम कर पाएगी। क्योंकि ये समस्या नोएडा पुलिस को कभी नहीं आती, गुड़गाँव पुलिस को भी नहीं आती, लेकिन दिल्ली पुलिस को हर बार आ जाती है। हर छोटी से छोटी स्ट्रीट प्रोटेस्ट में हालाँकि कई बार जो है वो आपने देखा होगा कि जब फार्म लॉस का प्रदर्शन हुआ था, कोई ज़बरदस्ती इनको पहले अंदर घुसने की अनुमति दे दी गई, अंदर घुस के ये बैठ गए। इसी तरह से आपने नीट प्रोटेस्ट में देखा कि भई इन लोगों को जाके अभिजीत दीपके को वेलकम करके एयरपोर्ट पर अनुमति दे दी गई कि जंतर मंतर पे जाके बैठो। और एक बार गया उसके बाद फिर आगे बैठ गया। आप जंतर मंतर भाई साहब हटा लो वहाँ से। संसद से 2 किलोमीटर दूर उत्पाती लोग यदि जमा होंगे तो आप कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे और फिर संसद के ऊपर दावे का सदैव एक खतरा बना रहेगा। राहुल गांधी तो अभी से प्लान कर रहे हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई अमित शाह जी कहाँ गायब थे, भाई साहब तो अमित शाह जी तो हैंडल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इसमें ही एक संदेह है। क्यों? क्योंकि भाई पीएमओ बैठा हुआ है। पीएमओ में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ये तय कर रहे हैं कि साहब क्या करना है। ऑफ कोर्स उनको अपने बॉस की इच्छाओं का पता है और बॉस ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दिया, उनको बलि का बकरा बना दिया उस मामले में। हालाँकि नीट प्रकरण में जब ये सब हुआ था तो उसी समय उनको हटा देते या उनका विभाग बदल देते, इस तरह का कुछ कर देते तो वही मामला डिफ्यूज़ हो जाता, लेकिन नहीं, सुना तो है ही नहीं। यूजीसी मामलों ने इन्होंने अपने सपोर्टर्स की नहीं सुनी। सपोर्टर्स को रैली तक नहीं करने दी। उनके जो वक्ता आमंत्रित थे वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। ये सब काम कर लिए। इनको हाउस अरेस्ट अरेस्ट नहीं कर पाए। मज़े की बात ये है कि सबको पता है कि अभिजीत दीपके रात में कहाँ बैठता है, उसको हाउस अरेस्ट नहीं कर पाए। विजेता दहिया दिन में बर्गर खाने कहाँ जाता है सबको पता है, लेकिन उसको जो है वो हाउस डिटेंशन में नहीं डाल पाए। यूजीसी वालों को डाल दिया था। तो ये जो इस सरकार की प्रवृत्ति है ना कि भई आन गाँव का जोगना घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध। तो जो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे भाई-बाप हैं। वो हमको लेफ्टिस्ट में रिस्पेक्टेबिलिटी दिलवाते हैं। वो हमको इंटरनेशनल मीडिया में माइलेज दिलवाते हैं। है ना ज़बरदस्त बात? तो अगर इन्हीं को माइलेज दिलवाना है तो आपकी जो ये पीआईबी बैठी है, आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बैठी है, इतने सारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स बैठे हैं, इतनी बड़ी एक इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बैठी है, ये सब क्या करते हैं, किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? ये अरबों रुपए जो इनकी तनख्वाह जाती है, उसका क्या काम? एक अच्छे लॉबिस्ट को एंगेज कर लो ना यूएस में और इनको सबको हटा दो तो आपकी 98% एक्सपेंसेस बच जाएँगे। और आपके बीजेपी के आईटी सेल वाले वो तो ख़ैर वो तो धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। और वो लोग कहाँ हैं जो हमको पाकिस्तानी बता रहे थे? वो लोग कहाँ हैं जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में होटल ढूँढ रहे थे? और वो लोग कहाँ हैं जो हमारे पुराने-पुराने कांग्रेस के हमारे ऊपर किए हुए केसेस का हवाला दे के बता रहे थे कि साहब कि ये तो देखिए कितना गलत आदमी है। वो कहाँ हैं अब? हुँ? नाम लें क्या उनका? कोई ज़रूरत नहीं है। बता देंगे लोग उनको अपने आप। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, वो सारे के सारे एक ही जैसे, थके हुए। और अब नए-नए जस्टिफ़िकेशन, नए-नए मैं सुन रहा था 1-2 लोगों को, वो बता रहे थे कि अरे साहब! यहाँ पे तो बहुत बड़ा बलवा होने वाला था, सरकार को पता चल गया, आईबी की रिपोर्ट आ गई उनके पास में। आईबी की रिपोर्ट पहले भी आती थी, आईबी की रिपोर्ट रोज़ आती है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, मेरे पास भी डेली आती थी, डेली। और उस रिपोर्ट में 90% चीज़ें ऐसी होती थी जो केवल रूटीन की रिपीटेड होती थी। 10% चीज़ें ऐसी होती थी जिनको पढ़ा जा सकता था और उसमें भी कभी भी उसमें कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो, ये बड़ा रेयर होता था। तो हमको तो ना बताओ कि भई आईबी की इंटेलिजेंस थी कि ये हो जाएगा, बलवा हो जाएगा साहब ये देखिए सिख चल चुके हैं पाकिस्तान से सॉरी
पंजाब से और मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, धावा डालने आ रहे हैं, पूरी दिल्ली जो है वो इसी तरह से डरा-डरा के इंटेलिजेंस वाले काम करते हैं। ये इंटेलिजेंस वाले, आईबी वाले, इन लोगों ने मैं 10 बार कह चुका हूँ और उसको लेके कई सारे मूर्ख हैं, यूट्यूबर, ये ज आपके चोटी चाटा वाले, जो मुझको पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। मतलब जब वो मेरी किताब में लिखा है भैया, रिकॉर्डेड है, किसी को दिक्कत हो तो जाके और उसके ऊपर मुकदमा कर ले। कि इंटेलिजेंस वालों ने तो 370 का भी विरोध किया था। इंटेलिजेंस वालों का जो सर्वश्रेष्ठ मानक माना जाता था आज तक का, उसका नाम है एएस दुल्लत। वो तो रॉ का भी चीफ रहा हुआ है यार, आईबी का, रॉ का, दोनों का चीफ रहा हुआ। अरे! गज़ब आदमी यार। पहली बार ऐसा हुआ आईबी वाला रॉ का चीफ बन गया जाके। तो इस समय ये सब करे जा रहे हैं कि अरे! तुमको क्या ज़्यादा पता है, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उनके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस रहती है। हमने तो अपनी इंटेलिजेंस तो क्या, हमारी जो छोटी-मोटी इंटेलेक्ट है, उससे कह दिया था 15 दिन पहले कि अब समय आ गया है, ये हो गया, इसके 15-20 दिन हो गए, कि इसका जो है लाइफ़ पूरी हो गई, इसको यहाँ से उठा दो, नहीं तो पार्लियामेंट सेशन आने वाला है। अब इनको बताया गया कि साहब की इंटेलिजेंस आ गई है, कि 15 अगस्त को बहुत कुछ हो जाएगा। इंटेलिजेंस पहले नहीं थी कि 20 जुलाई को होगा। एक सज्जन बता रहे थे हमारे जी चोटी चाटा टाइप के लोग, चोटी चाटा कह रहे थे कि साहब और सरकार को पता चल गया कि ये जो दोबारा जो है वो हमला करेंगे और साहब बंगा बिहार में हिंसा होगी। अरे बिहार में तो गोलियां चलना आम बात है, कोई खास बात है क्या वहाँ पे? और ऊपर से ये तुर्रा कि अब हम केस वापस लेंगे। केस वापस हम लेने देंगे ना तब लोगे आप। जयपुर डायलॉग्स घोषणा कर चुका है, केस वापस लेने का प्रावधान है धारा 360 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले 321 सीआरपीसी हुआ करती थी। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट की कंसेंट से केस वापस ले सकता है। हम पहले ही कोर्ट में डालेंगे कि नो, ये मामला सोसाइटी से संबंधित है, लार्जर सोसाइटी से संबंधित है, हमको आपको सुनना पड़ेगा। ऐसे ये केस वापस नहीं ले सकते। इस केस में ये जब केस वापस लेने की भी जो शक्तियाँ हैं वो छोटे-मोटे केस की है, ये छोटा-मोटा केस था। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि साहब कि द देश में विद्रोह किया जा रहा है, क्रांति की जा रही है और दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब हम केस वापस ले लेंगे। मज़ाक है क्या? पुलिस वालों के इतनों के सर फूट गए, इतने लोगों की इंजरी हो गई। पुलिस का मतलब होता है कि आर्म ऑफ द स्टेट। पुलिस का इक़बाल अगर कायम नहीं है, तो सरकार का इक़बाल कायम नहीं हो सकता और बिना इक़बाल के सरकारें नहीं चला सकती। ये बार-बार तशरीफ़ सामने करने से सरकारें नहीं चला करती हैं। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए एक्सटर्नल फ्रंट पे, तो आप अच्छा किए। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए डिफेंस फ्रंट पे, वो आप अच्छा किए। आप कितना ही अच्छा कर लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट, वो भी आपने किया। लेकिन यहाँ तो आप फेल हो रहे हैं बार-बार और पीएमओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस को पीएमओ चलाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली पुलिस के ओवरऑल हेड। ये बहानेबाज़ी नहीं चल सकती। अमित शाह को साइडलाइन करके आप दिल्ली चलाओगे, वो अमित शाह जिसने कि नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया। ऐसी समस्या मनमोहन सिंह कहते थे कि साहब कि ये जो है वो कश्मीर समस्या से भी गंभीर समस्या है, उसको सॉल्व कर दिया और उसके बाद फिर साइडलाइन, अदृश्य, अदृश्य। तो भाई साहब आगे की चर्चा आगे करेंगे, बहुत कुछ और चर्चा करने को बाकी है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।